नमस्कार। लाइब्रेरी साइंस के एक और नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम पुस्तकालय वर्गीकरण के 50 प्रश्न पढ़ चुके थे पार्ट फर्स्ट में, और आज हम 51 से लेकर 100 प्रश्न तक पढ़ने वाले हैं। यानी आज भी 50 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। टोटल जो है पुस्तकालय वर्गीकरण के 220 प्रश्न हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो राजस्थान लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के 50 प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, 50 हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ग्रंथालय एवं समाज से 155 प्रश्न पढ़ चुके हैं 2 क्लासों में। आपके लिए चैनल पर जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस जो हैं वो शेड्यूल से जोड़ दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर और शेड्यूल से पूरे टॉपिक वाइज जो है इनको पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ध्यान से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हर प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी की वीडियोस हैं वो मिलती रहती हैं, और इसके अलावा फैक्ट रिलेटेड वीडियोस जो अपने जीके रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। जैव भौतिकी विषय का निर्माण निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विलियन। विलियन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। शोध पद्धति विषय निम्नलिखित में से विषय निर्माण की किस विधि का प्रतिफल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसवन। आसवन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव रसायन विषय का निर्माण विषय निर्माण की किस विधि का प्रतिफल है? जैव रसायन विषय का निर्माण विषय निर्माण की किस विधि का प्रतिफल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विलियन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोलॉजी नामक विषय निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि का प्रतिफल है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, समूहन। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी विषय विकसित होने का श्रेय किस विषय निर्माण विधि को है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विलियन। ये जो विषय निर्माण की विधियां हैं इनको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विलयन, स्तरण, विखंडन, शिथिल समुच्चयन, ये जो सारी विधियां हैं, तो ये विधियां आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, दोबारा दोबारा से रिपीट करनी पड़ेंगी। अभी मैं समझता हूँ आपको थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा, बहुत ऐसे ऊपर से निकल रहा होगा कि ये क्या है, विलयन, स्तरण, विखंडन, शिथिल समुच्चयन, ये सब विकसित, ये तो ऐसा नहीं है। आप 2-4 बार इनको अच्छे से रिपीट करेंगे तो ये विधियां जो है आपको याद करनी ही पड़ेंगी। यहाँ से जो है प्रश्न, जो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं वो यहीं से बनेंगे। अपने जो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक से प्रश्न बनेंगे तो वो अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं वो यहीं से बनने वाले हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को 2-4 बार देखिए, आप नोट डाउन करिए पॉज करके वीडियो को, तो आप नोट्स बनाइए। तो अगर इस प्रकार से आप थोड़ा रिपीट करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपके बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है सांख्यिकी पद्धति जैसे विषयों का निर्माण किस विषय निर्माण की विधि से होता है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आसवन विधि से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है वे अंक जिनका प्रयोग प्रविष्टि की स्थिति तय करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणन अंक। उन अंकों को क्या कहा जाता है? गणन अंक। वे अंक जिनका प्रयोग प्रविष्टि की स्थिति तय करने के लिए किया जाता है तो उन्हें गणन अंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है रिलेशनल ऑपरेटर्स की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था J.E.L. फ्राडेन ने, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्री ऑफ पोर्फरी निम्नलिखित में से क्या है?
ट्री ऑफ पोर्फिरी जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डाइकोटोमी का चित्रात्मक निरूपण। ट्री ऑफ पोर्फिरी क्या है? डाइकोटोमी का चित्रात्मक निरूपण। ये जो शब्दावली है यही है असली जो यहाँ से प्रश्न बनने हैं। ये शब्दावली को समझना पड़ेगा आपको। शब्दावली थोड़ी मुश्किल है पर इसको दोबारा दोबारा से रिपीट करेंगे तो ये क्या है रूटीन में आ जाएगी। तो ये शब्दावली जो है आपको बार बार पढ़नी है, बार बार सुननी है, तो इससे आपको थोड़ी चीजें हैं जो आसानी से हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 60 है, वर्गीकरण में डाइकोटोमी द्वारा विभाजन ट्री ऑफ पोर्फिरी का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पोर्फिरी नामक ग्रीक तार्किक का ये कथन है कि वर्गीकरण में डाइकोटोमी द्वारा विभाजन ट्री ऑफ पोर्फिरी का सर्वोत्तम जो है वो उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाइकोटोमी का क्या अर्थ है? डाइकोटोमी का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो भागों में विभक्त करना। किसी चीज को क्या है, दो भागों में विभक्त करना क्या कहलाता है? डाइकोटोमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जटिल विषय है? ये जो आपको दिए हैं ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से कौन सा जटिल विषय है? चिकित्सा शास्त्र है, बच्चों की बीमारियों का इलाज है, या फिर बच्चों की दिल एवं फेफड़ों की बीमारियों का इलाज है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों की दिल एवं फेफड़ों की बीमारियों के इलाज जो विषय है ये क्या है? एक जटिल विषय है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिधारणा क्या है? अभिधारणा क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु की संभावना के संबंध में स्वयं सिद्ध कथन को ही अभिधारणा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पंक्ति के वर्गों को क्या कहते हैं? एक पंक्ति के जो वर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति के जो वर्ग हैं उनको समकक्ष वर्ग कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण पद्धति में आयु के आधार पर निर्मित निम्नलिखित समूह नवजात, बालक, किशोर, वयस्क में आयु क्या दर्शाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आयु एक पंक्ति दर्शाती है, तो यानी ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो या अधिक विषयों के संयोजन में आपसी संबंध पर आधारित निर्मित विषय को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जटिल विषय। दो या अधिक विषयों के संयोजन में आपसी संबंध पर आधारित निर्मित जो विषय होते हैं उन्हें जटिल विषय कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशेषता पर आधारित मूल विषय की विभाजन को क्या कहते हैं? एक विशेषता पर जो आधारित मूल विषय होते हैं उनके विभाजन को क्या कहते हैं? तो उनके विभाजन को पक्ष कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना एकल विचार के विषय को क्या कहते हैं? बिना एकल विचार के जो विषय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मूल विषय कहा जाता है। ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। बिना एकल विचार के जो विषय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मूल विषय कहा जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विषय जिसमें मूल विषय के साथ साथ उसके एक या एक से अधिक एकल विचारों का घटक के रूप में समावेश भी होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिश्रित विषय। मिश्रित विषय सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रंथालय की वह भाषा जिसमें ग्रंथालय की अधिकतम ग्रंथ लिखित होते हैं को क्या कहते हैं? ग्रंथालय की वह भाषा जिसमें ग्रंथालय के अधिकतम, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप के कर सकते हैं। ग्रंथालय के अधिकतम ग्रंथ लिखित होते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उस भाषा को इष्ट भाषा कहा जाता है। ग्रंथालय की वह भाषा जिसमें ग्रंथालय के अधिकतम ग्रंथ जो है लिखित होते हैं, उस भाषा को इष्ट भाषा कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है फैसेट, फॉक्स, आइसोलेट, बेसिक क्लास आदि की अवधारणा रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संचित मूल विषय है? विषय आपको दिए गए हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेडिकल ज्यूरीप्रूडेंस या निप्नोलॉजी या फिर नेचुरल साइंसेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज जो है वो संचित मूल विषय है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है, यह किसका कथन है? अंकन एक संक्षिप्त प्रतीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.C. रिचर्डसन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता परंतु इसे नष्ट कर सकता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कथनों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा कथन किसका है, किस वर्गाचार्य का है, किस क्लासिफिकेशनिस्ट का है। तो ये आप जो कथन है, कथन से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तो अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता परंतु इसे नष्ट कर सकता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। H.E. बिल्स ने ये कहा था। H.E. बिल्स ने कहा था कि अंकन वर्गीकरण का निर्माण तो नहीं करता परंतु इसे नष्ट जरूर कर सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंकन किस प्रकार के होते हैं? अंकन जो है किस प्रकार के होते हैं? तो अंकन जो होते हैं शुद्ध एवं मिश्रित होते हैं, शुद्ध एवं मिश्रित होते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। E.J. कॉट्स। E.J. कॉट्स ने रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रयुक्त अंकन किस प्रकार का है? तो द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन में जो अंकन प्रयुक्त किया गया है वो किस प्रकार का अंकन है? तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिश्रित अंकन का जो है प्रयोग किया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न मैं आपको लिख कर देता हूँ यूट्यूब पर, तो ये आपको कहीं और मिलने वाले नहीं हैं। तो ये प्रश्न आप बहुत ही आप इनको ध्यान से पढ़िए। अभी परीक्षा में सेकंड ग्रेड भर्ती है जो है और थर्ड ग्रेड भी है, काफ़ी टाइम पड़ा है, तो उससे पहले पहले हम जो बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। एक बार दोबारा से भी हम इसको रिपीट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। पर आप ये जो प्रश्न हैं खासकर जो ये जो क्लासिफिकेशन के जो प्रश्न हैं वर्गीकरण है और कैटलॉगिंग के, ये दो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, तो ये दोनों टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तब तक हम एक दो बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे तो परीक्षा से पहले पहले आप बहुत अच्छे से इनको याद कर पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है निमोनिक का अर्थ बताइए। निमोनिक का अर्थ बताइए, निमोनिक क्या है? तो निमोनिक एक स्मृति सहायक है, स्मृति सहायक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्मृति सहायक में किसी भी विषय में प्रयुक्त होने वाले किसी भी विचार को उसी पद उसी अंक द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अनुसूचित। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक श्रृंखला अथवा पंक्ति में कई उपवर्गों को समायोजित करने वाले अंकन के
गुण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है, उस अंकन के गुण को ग्राह्यता कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। शब्दावली में बार बार आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राह्यता, विस्तारशीलता, निर्धार्यता, तो इस प्रकार की जो शब्दावली है, तो ये शब्दावली आपको बार बार पढ़नी है और इसको जो है रूटीन में लेके आनी है। ये यहाँ पर शब्दावली का ही खेल है सारा लाइब्रेरी साइंस में। तो शब्दावली अगर आपको समझ में आ गई तो प्रश्न समझ में आने लग जाएंगे, प्रश्न समझ में आएंगे तो उसको आप बहुत जो है अच्छे तरीके से आपका आंसर उसका बना पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 82 है, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के संबंध में जिस देश में ग्रंथालय स्थित है को क्या कहते हैं? वर्गीकरण के संबंध में जिस देश में ग्रंथालय स्थित है को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उस देश को मातृ देश कहा जाता है। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मातृ देश। नेक्स्ट है, समकक्ष वर्गों के पारंपरिक क्रम के आधार पर व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, परंपरागत क्रम। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन में दशा संबंध के स्तरों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है ये बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। कोलन क्लासिफिकेशन में दशा संबंध के जो स्तर हैं वो कितने स्तर हैं? तो वो 3 स्तर हैं। ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85, अंत पक्ष दशा संबंध में निम्नलिखित में से किसके बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही पक्ष के दो एकलों के बीच का जो संबंध है वो होता है। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान शीर्षक निम्नलिखित में से किस दशा संबंध का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरवर्षीय दशा संबंध। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा, अंतरवर्षीय दशा संबंध। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन का शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का दशा संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, झुकावात्मक दशा संबंध। बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन संस्करण 7 में दशा संबंध हेतु किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं। सारे चिन्ह जो हैं, किस चिन्ह का नाम क्या है पहले तो ये ध्यान में रखना है। सभी चिन्हों के नाम याद करने हैं, नाम याद होंगे फिर ही आप इनको अच्छे से है पढ़ पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, कोलन क्लासिफिकेशन संस्करण 7 में दशा संबंध हेतु किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एम्परसेंड। एम्परसेंड यानी ये आप चिन्ह देख रहे हैं साथ में ये चिन्ह भी मैंने आप ऐड कर दिए थे। तो एम्परसेंड का जो है प्रयोग किया गया है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा ये है, प्लस चिन्ह आप देख पा रहे हैं, तिर्यक रेखा इसे कहा जाता है। तो एम्परसेंड कहा जाता है इसे। एंड हम बीच में लगाते हैं ना, इस प्रकार से एंड लगाते हैं तो उसे एम्परसेंड कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक वर्गीकरण में सिद्धांतों हेतु कैनन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बर्विक सीयर्स। डब्ल्यू.सी. बर्विक सीयर्स ने सैद्धांतिक वर्गीकरण में सिद्धांतों हेतु कैनन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में साहित्यक मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई.सी. रिचर्डसन ने। ई.सी. रिचर्डसन ने वर्गीकरण में साहित्यक मांग के सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था। तो ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताइए। यहां पर के कर लिया, सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताइए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषता का उपसूत्र निम्नलिखित में से किसका उपसूत्र है? विशेषता का उपसूत्र निम्नलिखित में से किसका उपसूत्र है? तो विशेषता का जो उपसूत्र है वो वैचारिक धरातल का उपसूत्र है। विशेषता का जो उपसूत्र है वो वैचारिक धरातल का उपसूत्र है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र सिद्धांत किससे संबंध है? भित्ति चित्र सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो भित्ति चित्र सिद्धांत है वो पक्ष अनुक्रम से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पूरा खेल शब्दावली का ही है। अगर आप शब्दावली समझ जाएंगे तो पूरा खेल ही समझ जाएंगे। शब्दावली समझ में आ गई तो लाइब्रेरी समझ में आ जाएगी। शब्दावली समझ में आई तो बहुत अच्छे से आप प्रश्न समझ पाएंगे। अच्छे से प्रश्न समझ में आए तो बहुत अच्छे से आप उनके आंसर भी बना पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, सहायक अनुक्रम का उपसूत्र किसका उपसूत्र है? सहायक अनुक्रम का उपसूत्र जो है वो किसका उपसूत्र है? तो सहायक अनुक्रम का जो उपसूत्र है वो वैचारिक धरातल का उपसूत्र है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राह्यता के उपसूत्र को किसने नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी? ग्राह्यता के उपसूत्र को किसने नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, WC बर्विक सीयर्स ने। सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण अंग सिद्धांत किससे संबंधित है? पूर्ण अंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पूर्ण अंग सिद्धांत पक्ष अनुक्रम से संबंधित है। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, परवर्ती विकास का सिद्धांत जो है वो पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, जबकि भित्ति चित्र सिद्धांत, पूर्ण अंग सिद्धांत, अटेंडेड एक्शन एक्टर टूल सिद्धांत, ये सारे क्या हैं? पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो उपसूत्र हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन रंगनाथन के अनुसार श्रृंखला से संबंधित जो है ये दो उपसूत्र हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसाकर्षण के सिद्धांत का संबंध किससे है? रसाकर्षण के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो रसाकर्षण का सिद्धांत जो है वो पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक एकमतता के सिद्धांत के प्रतिपादक या वर्गाचार्य का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.E. बिल्स। H.E. बिल्स वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक एकमतता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, वर्गाचार्य हैं, वो H.E. बिल्स हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, वीडियो में आपको कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही है या कोई क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है या कोई आंसर मैंने गलत बोल दिया है, बता दिया है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरी भर्ती है वो थर्ड ग्रेड है, तो उससे पहले हम पूरा सिलेबस जो है लाइब्रेरी साइंस का कवर करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये जो प्रश्न हैं इनके आप नोट्स बनाते चलिए। शब्दावली थोड़ी, मैं आज की वीडियो में मैंने बताया कि शब्दावली थोड़ी लाइब्रेरी साइंस की जो ये क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है और कैटलॉगिंग वाला जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स में शब्दावली थोड़ी मुश्किल है। तो शब्दावली आप अच्छे तरीके से याद करने का अच्छा तरीका यही है कि इनको आप थोड़ा दोबारा रिपीट करिए, पढ़िए, इनको सुनिए, थोड़ी लिख कर भी देखिए। तो ये शब्दावली अगर आपको बहुत अच्छे से
याद हो जाएंगी, तो चीज़ें हैं बहुत आसानी से आप इनको याद कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।